नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और कोरोना के डिफिकल्ट टाइम में अपने और अपने परिवार वालों को अच्छे से रख रहे होंगे और जब भी बाहर जा रहे होंगे तो मास्क जरूर लगा रहे होंगे। अब मैं आता हूं अपने आज के विषय पे, आज के वीडियो पे। आज का जो वीडियो है ये फिर से बिहार के इलेक्शन पे है। मैंने अपने पिछले वीडियो से आप लोगों से अनुरोध किया था कि आप लोग इलेक्शन से जुड़े, राजनीति से जुड़े, और क्योंकि आज बिहार में अंतिम चरण का भी चुनाव समाप्त हो चुका है, मुझे लगता है कि ये सही समय था कि मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊं, फिर से एक नई चीज के बारे में बात करूं। अभी आप लोग सब कोई देख रहे होंगे कि डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट न्यूज चैनल्स सो कॉल्ड एग्जिट पोल ला रही होगी आप लोगों के सामने, जिसमें उन लोगों ने अपने बता रहे होंगे अपनी स्टडीज की कौन सी पार्टीज को कितनी सीटें आएंगी, क्यों आएंगी, क्या क्या कारण रहा होगा, XYZ। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल कैसे काम करता है। एग्जिट पोल जो है वो किसी तरह का जादू नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, ये डेटा है, ये डेटा साइंस है। इसमें जो डिफरेंट न्यूज चैनल्स हैं वो लोगों से मिलती हैं, उनके वॉलंटियर्स होते हैं, रादर एम्प्लॉइज होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कुछ ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाए। कोई 50,000, 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000 लोगों से मिलता है, उनसे उनका राय लेता है, उसके हिसाब से उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप अभी सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है आज तक, उनका जो टीवी इंडिया टुडे नेटवर्क का जो ओपिनियन पोल आता है, उन लोगों ने 63,000 लोगों को लिया है इस स्टडीज में, जिसको सैंपल साइज बोला जाता है। ये कैसे काम करता है? डिफरेंट क्षेत्र में जो पोलिंग बूथ होती हैं, पोलिंग एरियाज होते हैं, वहां पे इनके एजेंट्स होते हैं। जब कोई वोट दे के आ रहा होता है तो वो उनसे सीधे बात करते हैं और वो पूछते हैं कि वो किन को वोट दिया है। उन्होंने जिनसे वो बात कर रहे हैं, उनका उम्र, उनका ऑक्यूपेशन और उनका पूरा जो कुछ है वो उनसे लिया जाता है और वो लिख के रख के अपने पास रखते हैं। फाइनली जब ये जो चीजें हैं उनके सिलेक्टेड बूथ्स पे होती है, जहां तक उनकी पहुंच होती है, सब पे पॉसिबल नहीं रहता है। इन डेटा को ये लेके अपने ऑफिस में आते हैं, जिनके पास इनका डेटा एनालिसिस की पूरी एक विंग होती है। इस पे स्टडी किया जाता है, डिफरेंट टाइप की स्टडीज होती है। इसको साइंटिफिक टर्म भी दिया गया है जिसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। इनको वो कन्वर्ट करते हैं रियल लाइफ में। इनका नॉर्मलाइजेशन भी कुछ हद तक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कन्वर्जिंग नहीं होती हैं, तो इनको कन्वर्ज करके ये अपने हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं। एक्स्ट्रापोलेट एक टर्म है जिससे आप किसी लिमिट अवस्था को जान के आगे की बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। सिस्टम को एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। इस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और इसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करके अपना प्रोजेक्शन देते हैं। तो ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि जो एग्जिट पोल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये गलत है। एग्जिट पोल एक नंबर है, एक मैथमेटिकल टर्म है जो हो सकता है कि गलत हो, बट आज के डेट में क्योंकि जो टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, उनकी जो पहुंच है बहुत ज्यादा हो गई है, और जो इलेक्शन है वो काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो इनका ट्रेंड है, इफ नॉट द नंबर, द ट्रेंड इज एटलीस्ट एक्यूरेट। इनका जो ट्रेंड होता है वो हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा रदर सही होता है। तो क्योंकि आज का ये इलेक्शन खत्म हो गया है, इन लोगों का अपना एग्जिट पोल आ चुका है। मैंने डिफरेंट न्यूज चैनल्स का एग्जिट पोल देखा है, पढ़ा है और ये जानने की कोशिश करी है कि कैसे ये नंबर चेंज होंगे और किसकी सरकार बन सकती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो जरूर देखें। हाँ, एक बात और, एग्जिट पोल आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल अब जो है अंतिम दिन पे आता है, शुरू में नहीं आता है। इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ सालों पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उनको ऐसा लगा था कि जो एग्जिट पोल है इससे आके जो वोटर्स होते हैं वो मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो एग्जिट पोल अब नियम ये था कि हर चरण समाप्त होने के बाद ही आएगा, इसीलिए बिहार के इलेक्शन का एग्जिट पोल आज आया है। तो अभी तक जितने भी न्यूज चैनल हैं, या एबीपी, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, इनका एक एजेंसी होती है जो ये स्टडी कराती है, इन सब लोगों ने ऑलमोस्ट मिक्स रिएक्शन दिया है और एक तरीके से बहुत कांटे की टक्कर इसको आप मान सकते हैं, जिसमें कि महागठबंधन और एनडीए दोनों बराबर में चल रहा है। एज
बेसिकली महागठबंधन को है। अब मैं नंबर्स की बात करूं तो जो टुडे चाणक्य बिहार एनालिसिस है उसने एनडीए को 34% वोट दिया है, वोट शेयरिंग, और महागठबंधन को 44। और इसको अगर मैं सीट में कन्वर्ट करूं तो टीवी9 जो भारतवर्ष का है उसने जो प्रोजेक्ट किया है सीट्स, उसने सीट ग्रैंड अलायंस को दिया है 120, ग्रैंड अलायंस जो कि महागठबंधन है, एनडीए को 115 और अदर्स को 4। तेजस्वी यादव को मोस्ट ऑफ द जो न्यूज चैनल है वो हाईएस्ट रेटिंग दे रही है सीएम के तौर पे। अगेन ये नंबर है जो कि एक फिक्स्ड नंबर सैंपल साइज को वोटर्स को लेके बनाया जाता है। जो हाईएस्ट नंबर लिया गया है, जो कि बोला है किसी न्यूज चैनल ने, वो सिर्फ इंडिया टुडे नेटवर्क है, जिसने अभी तक अपना सीट प्रोजेक्शन नहीं दिया है, अपना वोटिंग परसेंटेज भले वो दिया हो। जो दूसरे बात जन की बात का जो प्रेडिक्शन है वो एनडीए को 91 से 117 का सीट दे रही है, महागठबंधन को 138। अगेन महागठबंधन को एक क्लियर मेजोरिटी दे रही है क्योंकि टोटल बिहार में जो सीट है वो 243 है, और किसी भी पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी है तो उसको टोटल 122 सीट चाहिए। तो एबीपी जो सी वोटर प्रेडिक्शन है वो एनडीए को 128 से लेके 104 का सीट दे रहा है, और महागठबंधन को 108 to 131, एलजेपी 1:3। तो इस चीज में ये देखिएगा, अगर इसमें आप एलजेपी जो शुरू से भाजपा को समर्थन देते आ रही है, किंग मेकर की पोजीशन पे है, अगर ये एनडीए के साथ चला जाता है तो हो सकता है, और इस बात को माने कि नंबर सही है तो एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है, लेकिन इसमें एलजेपी किंग मेकर रहेगी। टाइम्स नाउ जो बहुत बार सही साबित हुआ है, मोर देन 90% प्रेडिक्टेबिलिटी उसकी सही रही है, उसने एनडीए को एग्जैक्ट नंबर दिया है 116 और महागठबंधन को 120, लोजपा को 1, अदर्स में जाप पार्टी है, असुद्दीन की पार्टी है, और एक नई पार्टी पुनलसाई है वो है, उसे 6 है। ये भी जो सीट शेयरिंग है आप देखेंगे तो एलजेपी एनडीए को मिला देंगे तो 117, यूपीए को यूपीडीए महागठबंधन को 120। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि त्रिशंकु है। अगर आप एबीपी की बात करें तो एबीपी का मैंने पहले बताया 124 से 124 सीटें, और नीतीश कुमार को जो एनडीए की सीटें हैं उनको भी 110। आज तक की मैं बात करूं तो आज तक ने अभी तक अपना कोई सीट जो एग्जैक्ट नंबर है वो नहीं बताई है। तो इस एक बात तो क्लियर है इससे कि कोई भी जो पार्टी है वो क्लीन स्वीप नहीं करने जा रही। इफ दिस नंबर हैज टू बी बिलीव, सब के सब जो है वो कांटे के टक्कर में हो रही है। 10 तारीख का जो काउंटिंग होगा वो क्लियर कर देगा। बट हाँ, ये इस इलेक्शन से एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी जो जनता है उतनी बेवकूफ नहीं है। उसने इस बात को इस इलेक्शन में ध्यान में रखा है कि आपने क्या काम किया है। बिल्कुल, मैंने लालू का राज देखा है, मैं लालू जी के राज को देखा है, और मैंने देखा है कि उस समय क्या हो रहा था और इस 15 सालों में क्या हुआ है। लोगों ने भी ये जाना है। बट जैसा कि मैंने अपने पहले के पोस्ट में, वीडियो में तो नहीं बट पोस्ट में मैंने ये लिखा है कि आप कब तक किसी के इतिहास पे ही उसका फ्यूचर निर्धारित करते रहिएगा। कभी कभी होता है कि कोई पार्टी का इतिहास खराब रहा हो बट वो प्रेजेंट में अच्छा काम या फ्यूचर में अच्छा काम कर सकती है। शायद यही कारण था कि तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था, ना कि लालू यादव जी को। और ये मैं पहले से बहुत बार लिखते आया हूं कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनको अपने पिताजी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और बाकायदा उन्होंने एक रैली में माफी भी मांगी थी कि उनके पिताजी की गलती की सजा उनको ना दी जाए। शायद हो सकता है जनता ने इस कारण से उनको वोट दिया हो, क्योंकि आप माने या ना माने विकास हुआ है किस क्षेत्रों में, बट एजुकेशन के मामले में, रोजगार के मामले में, हेल्थ सेक्टर के मामले में बिहार बहुत ही फिसड्डी था। इसका बखूबी इस्तेमाल किया है तेजस्वी यादव ने, हर जगह इस मुद्दे को उठाया है। कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू ने इसका आंसर देने में, अपने आप को सहज स्थिति में लाने में नाकामयाब रही। इसी का कारण है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो इसका सीधे तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो मैनेजमेंट टीम है उसको दोषी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कोई नेता बिहार का शुरू ही नहीं किया। कोई ऐसा नेता है ही नहीं। जो आपकी सुशील कुमार मोदी जी हैं वो बाराती हैं, वो कभी दूल्हा बन ही नहीं सकते हैं। वो बाराती को जानते हैं, राइट, कि एक दूल्हा होता है, उसके पीछे नाचने गाने वाले लोग होते हैं। उसी तरीके से महिमा मंडन,
ये लोग ये तो जरूर कर सकते हैं, बट एक स्ट्रांग लीडरशिप जो चाहिए होता है बिहार में, वो देने में नाकामयाब रहे। बल्कि तेजस्वी ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की। उन्होंने एक तरीके से मैं कहूं कि धुरंधार रैलियां की, बहुत मेहनत की। अगेन मैं नहीं मानता कि मेहनत पे वोट देना चाहिए, 30 दिन के मेहनत पे, लेकिन इस बात को नहीं जुटलाया जा सकता कि उन्होंने मेहनत की है, वो लोगों से मिले हैं, वो रैलीज में भीड़ आ रही थी। बट अगेन भीड़ों को कन्वर्जन सीट में नहीं किया जा सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 10 तारीख को ही होगा, और मैं 10 तारीख को फिर से आप लोगों के साथ आऊंगा अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। तब तक मैं और पढ़ूंगा कि किसने क्या वादा किया था। 10 लाख का जो 10 लाख नौकरियों का वादा कितना मजबूत है, 19 लाख नौकरियों का वादा, या नौकरी नहीं है वो अपॉर्चुनिटीज की बात कर गई है, वो कितना मेल जोल खाता है। बट मैं हाँ एक बात तो क्लियर है, आज का जो ओपिनियन पोल है, माफ कीजिएगा जो एग्जिट पोल है, अगर ये सही नंबर साबित होता है तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि कोई ये ना सोचे कि वो किसी का आधिकारिक क्षेत्र है, वो वहां से हमेशा जीतते रहेगा। उसको काम करना पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो हमें और आपको सबको धैर्यपूर्वक ये देखना है कि अगला 5 साल जो भी चुना जाता है, अगर इस नंबर को बिलीव किया जाए जो तेजस्वी जी जीतने जा रहे हैं, तो हम ये देख, जो कि 8वीं पास हैं। अगेन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई 8वीं पास इंसान मुख्यमंत्री बन जाता है। अगेन ये कोई मापदंड नहीं है बताने का कि कोई कितना अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री बने उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि काम उसको करवाना होता है, करना नहीं होता है। उसको प्रोफेसर बन के पढ़ाने नहीं जाना है, उसको पढ़वाना है। उसको स्कूल में माफ कीजिएगा डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके किसी का ऑपरेशन नहीं करना है, उसको वो सुविधा का इंतजाम करना है जिससे वो ऑपरेशन हो पाए। और वो सेम इज एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड। तो विजन इज इंपॉर्टेंट, और अगर उनके पास विजन होगा तो ये बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर से उनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आरजेडी का ग्राफ था, जो ऊपर डाउन था, अप था, डाउन था, कांस्टेंट हुआ था, फिर अब जो जा रहा है वो परमानेंटली डॉट हो जाएगा, वो ब्लंट हो जाएगा। ये दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत जल्दी में कुछ बातें कह गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा कुछ समझ जरूर दिया होगा आपको बिहार के राजनीति के बारे में। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए बिहारी मुझे क्या लगता है, तो मुझे लगता है बिहार में एक शून्य है। बिहार के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो किसको चुने तो किसको चुने, इसके नाम पे वो नीतीश को चुन रहे थे पिछले 15 साल में। लेकिन इस बार जब तेजस्वी आके अपने आप को प्रोजेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हम चेंज करेंगे, उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो वास्तविक मुद्दा था। क्या कारण था कि एक सिंपल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई जिसमें 3 साल पहले लगा करता था, अब 4 साल का कोर्स हो गया है। जो पहले 3 साल का कोर्स हुआ करता था उसमें 5 साल क्यों लग जाते हैं। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई सा भी अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई सा भी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के मगध विश्वविद्यालय हो, हमेशा 4 साल 5 साल क्यों लग जाता था 3 साल के कोर्स में। क्यों हर हॉस्पिटल में बाढ़ का पानी घुस जाता है और उसमें मछलियां तैरने लगती हैं। क्यों हमारे यहाँ रोजगार नहीं होता है, क्यों हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज नहीं है। ये सब मुद्दा उन्होंने उठाया था, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू जिसका आंसर देने में नाकामयाब रही। शायद यही कारण था कि एक प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा था, गृह मंत्री को आना पड़ रहा था, हर तरह के मंत्री को आके बिहार के इलेक्शन में प्रचार करना पड़ रहा था। इंतजार कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। 10 तारीख का वो दिन है जिस दिन रिजल्ट आएगा। मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ अपने वीडियो में शेयर करूंगा। आप लोगों को रिजल्ट ऑलरेडी पता होगा, बट मैं अपना विश्लेषण डिफरेंट न्यूज चैनल से पढ़ के या डिफरेंट मैनिफेस्टो से पढ़ के सोचने की कोशिश करूंगा कि क्या रहा, क्या गलती रही, किसका क्या अच्छा रहा। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।